Hello everyone, welcome to online portal of chemistry developed by Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. In the 8th video of atomic structure, we studied about the dual nature of matter, in which we studied an electromagnetic wave when travel, then it showed dual nature. It means it have two natures, one is wave nature and another one is its particle nature. On moving forward, today lecture we are going to study quantum mechanics. Quantum mechanics is the part of physics in which we studied about the photon nature. The quantum mechanical nature is it arises from the dual nature of matter, in which we said that electromagnetic wave show wave nature and particle nature along with. Therefore, a new technique is developed which is known as quantum mechanics. In this quantum mechanics, we studied the matter in two ways. This quantum mechanics we studied quantum mechanical theory of atom. हम एटम के क्वांटम मैकेनिकल नेचर को पढ़ने वाले हैं, और ये जो क्वांटम मैकेनिकल जो थ्योरी है बच्चों, ये टू थ्योरीज का सम होता है. इसके अंदर हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और जो सेकंड होगा इसका हमारे पास में वो होगा हमारे पास में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. नाउ वी स्टार्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल said that when a small particle travel with velocity of light, then its velocity and its uncertainty in position cannot be calculated along with. इसका मतलब ये हो बच्चों, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है आप जरा समझिए. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द कैलकुलेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं. तो हम क्या कह रहे हैं, दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द कैलकुलेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल दैट इज, हम क्या चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं, उसका जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जिसको हम डेल्टा एक्स से लिखेंगे, एंड अनसर्टेनिटी इन हम कह सकते हैं उसके जो मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जिसको लिखा जाएगा डेल्टा पी, कैन नॉट बी calculated at same instant of time. तो हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो आपका मूविंग पार्टिकल है, इट में भी इलेक्ट्रॉन, इट में भी प्रोटॉन, इट में भी पॉजिट्रॉन, कुछ भी है, तो हम उसकी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर उसकी जो मोमेंटम है, मोमेंटम में जो भी आप कैलकुलेशन करोगे वो, और जो उसकी पोजीशन है, इन दोनों को एक साथ कैलकुलेटेड नहीं कर सकते. अगर आपने पोजीशन को कैलकुलेट कर लिया तो आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. अगर आपने मोमेंटम को कैलकुलेट कर लिया तो आप उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी को नहीं पा पाओगे. अगर उसका मोमेंटम आपको मैक्सिमम मिल रहा है तो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आपको बिल्कुल मिनिमम या अप्रॉक्सीमेट नेग्लिजिबल मिलेगी. इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने पोजीशन में अनसर्टेनिटी को किसी टाइम पर कैलकुलेट कर लिया तो वो आपकी मैक्सिमम होगी, और उसका जो मोमेंटम होगा वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसी के साथ में वो एक और बात यहाँ पर कही जाती है कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इट मीन्स डेल्टा एक्स, एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड uncertainty in momentum is greater than or equal to h upon 4 pi.
ये हमें ध्यान रखना है। ये जो मल्टीप्लिकेशन है या जो इसका प्रोडक्ट होगा वो आपके h/4 के या तो ग्रेटर देन होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है ना। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बच्चों तो इसी फॉर्मूला को आप इसी तरीके से लिख लोगे। डेल्टा एक्स मोमेंटम आप जानते हो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन उसका मास कभी चेंज नहीं होता, तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल्स टू h/4 और इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग चाहे तो उसकी पोजीशन में अनसर्टिनिटी कैलकुलेट कर लेंगे या हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी में अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। आप जानते हो m इज़ द मास ऑफ, मोस्टली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूविंग पार्टिकल, आप जो भी लेना चाहो, मूविंग पार्टिकल होता है, ठीक है। डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मोमेंटम गिवन है तो आप मोमेंटम लिख लोगे, ठीक है। डेल्टा वी क्या चीज़ है, डेल्टा वी हो जाएगा हमारे पास में अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। h इज द प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड में। पाई आप जानते ही हो, हमारे पास में 3.14 इसकी वैल्यू होती है, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। अगर आप डेल्टा एक्स निकालना चाहते हो तो डेल्टा एक्स इक्वल टू हो जाएगा h/4 m डेल्टा वी। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो जाएगा जिसमें आप क्या निकालने वाले हो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और अगर आप इसी फॉर्मूला से डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो दिस फॉर्मूला बिकम्स h/4 m डेल्टा एक्स। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, मैं दोबारा से आपको इसको रिवाइज कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द मूविंग पार्टिकल डज नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ और द calculation of uncertainty in position and momentum cannot be calculated at a same time, ठीक है ना, ये हमें बोला गया। और अगर आपको निकालना भी है then according to this concept the product of uncertainty in position and uncertainty in momentum is greater than or equals to h/4 ये क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट होता है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मोमेंटम जो है हमारा डेल्टा पी है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास कभी भी चेंज नहीं होता, तो मास हमारा कांस्टेंट हो गया और ये हो गई हमारी चेंज इन वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूला से हम लोग हमारा जो अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे पास हो गया। इस क्वेश्चन के अंतर्गत मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं जो आप लोग अपने घर पर अटेम्प्ट कर लेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन लिख लेंगे, अ गोल्फ बॉल हैव अ मास ऑफ 40 ग्राम and velocity 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो उसका मास कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। वेलोसिटी दी हुई है आपको 45 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट इट्स uncertainty in position. It means what we have to calculate, delta x we have to calculate। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इससे हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास सेकंड जो कंसेप्ट आ जाता है, हम उस पर बढ़ते हैं। आप लोगों ने उतार लिया होगा, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आगे की ओर लेके चलेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके सेकंड लेवल पर जो कि हमारा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
तो बच्चों आप देख रहे हैं हमारे पास सेकंड जो टॉपिक है वो हमारे पास ये है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स का जो सेकंड कंसेप्ट है वो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जब मूविंग पार्टिकल की हम बात करें विच इज़ मोस्टली इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम इसके बिहेवियर को कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है या इसका जो वेलोसिटी कितनी होगी, इन सब को जब बिहेवियर को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो श्रोडिंगर ने बताया कि आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पर मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हुए उसके एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में और जेड प्लेन में जो 3D जो डायग्राम होता है उसमें उसके मूवमेंट को देखते हुए एक इक्वेशन को यहाँ डेवलप किया और उसी इक्वेशन को यहाँ पर कहा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि कुछ इस प्रकार से है, जो कि आपको डायरेक्ट याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी शाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, डेल जो है ये हमारे पास में मैथमेटिकल जिस तरह डेरिवेशन करते हैं वो हो जाता है। शाई हमारे पास वेव एक क्या है, वेव फंक्शन है। यहाँ पर शाई को क्या बोला जाता है, वेव फंक्शन बोला जाता है। मैथमेटिकली वेव फंक्शन है ये, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर है। एम क्या चीज़ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि हम जानते हैं कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg में होता है, ठीक है ना। उसके बाद में एच हम जानते हैं प्लांक कांस्टेंट है, ये हमारे पास प्लांक कांस्टेंट हो गया। वैल्यू भी हमें पता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड में। ई हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगी, उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी हो जाएगा। और जो वी है हमारे पास में, वी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। इसमें से डेल स्क्वायर शाई को हम यहाँ पर अगर कॉमन ले लें, ठीक है, आपके पास में क्या है यहाँ पर, शाई को मैं यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, शाई को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। इसके अलावा हमारे पास बचेगा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी शाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। और इन सब को, ये जो पूरा का पूरा जो डाटा है हमारे पास में, इसको हम हैमिल्टोनियन फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। तो इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, हैमिल्टोनियन फैक्टर शाई इज इक्वल्स टू ई शाई। तो आपके पास में एक और इक्वेशन है, एच जो है हमारे पास में ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। एच को कहा जाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये हमारे पास में, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इस मैथमेटिकल डेरिवेशन से इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को मेज़र कर सकते हैं। आप लोगों को केवल ये इक्वेशन जो है वो नोट करके रखनी है, ठीक है ना। यहाँ पर जो शाई है, जो हमारा वेव फंक्शन है, उसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में बताएंगे कि वो कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में बैठा हुआ है, उसकी एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके द्वारा बताई जा सकती हैं। तो ये हमारे पास हो चुका है आज की क्लास में। अगली जो क्लास होगी, आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, जो शाई स्क्वायर जो होगा, हम लोग इसको जब आगे कैलकुलेट करते हैं तो शाई स्क्वायर आता है। शाई स्क्वायर जो है वो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग
इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जा रहा है, किस शेल में है, के शेल में है, एल शेल में है या एम शेल में है, तो उसके बारे में हमें ये बताता है। और इसके आधार पर, इस शाई के आधार पर हम उसकी जो शेल है यानी क्वांटम नंबर को हम यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है जिसका सार है ये। आगे की जब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तब इसका आप मैथमेटिकल डेरिवेशन को अगली क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना। जब हमारी अगली क्लास होगी तो उस अगली क्लास में हम लोग जो है क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जहाँ से बोर्ड एग्जाम में या आपके जो एनुअल एग्जाम में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वहाँ से कई सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो पार्ट 10 होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो होगा हमारा क्वांटम नंबर्स, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने इन वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 10 में। टिल देन गुड बाय एंड गुड डे।